हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है 2024 आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो आप इसके पहले हमने जो है प्रश्न संख्या इसके पहले वीडियो में प्रश्न संख्या 50 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 140 तक सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरओ का जो पेपर होता है उसमें जीएस में जो है 140 प्रश्न होता है, जबकि यूपी पीसीएस का जो होता है उसमें 150 प्रश्न होता है जीएस फर्स्ट पेपर में। तो जो ये पेपर जो है ये हिस्ट्री का है। आप लोगों के लिए ये जो है पीसीएस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर उत्तराखंड पीसीएस को आपको देना हो तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही बीपीएससी के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पहला पार्ट नहीं देखे हो तो पहला पार्ट भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 51 से हमको स्टार्ट करना था। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी किस इमारत को कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को जो है ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है यह है कि वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध जो था यह था रुद्र संप्रदाय से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इनके पत्नी का नाम लक्ष्मी था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये संबंधित है सुहरावर्दी संप्रदाय से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार किया। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था और इन्होंने मुल्तान को ही अपने शिक्षा का केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे इनका संबंध किस शासक से है? तो इनका संबंध जो था यह संबंध था वेंकट द्वितीय से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वेंकट द्वितीय अराबिडू वंश का महान शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? विजयनगर शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? तो यह धारण किया था हरिहर द्वितीय ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा। इसने राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज, राजव्यास जैसी उपाधियां धारण की थी। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहाँ पे मछलीपट्टनम था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मछलीपट्टनम कुतुबशाही साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? तो जयमल और फत्ता नामक जो वीर योद्धा थे ये मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार जयमल एवं फत्ता पर ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। दोनों ही अपने समय के वीर योद्धा थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? बंगाल स्थित दाखिल दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह दरवाजा बनवाया गया बारबक शाह के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी?
किसको जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह हुसैन शाह को प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हुसैन शाह एक विद्वान शासक था। वह हिंदू एवं मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार, नृपति, तिलक, जगत भूषण उपाधि प्रदान की थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है। तीसरा यहाँ पे सत्य नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा सत्य नहीं है। बाकी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैनुल आबदीन एक महान शासक था। इसने सती प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। यह कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। जैनुल आबदीन ने कई हिंदू एवं जैनियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इसे जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। सॉरी, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है। कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं होगा, कश्मीर का अकबर होगा। अकबर होना चाहिए था यहाँ पे। और क्योंकि जो कथन संख्या 1 है इसको आंसर में सही दिया हुआ है, तो यहाँ पे अलाउद्दीन नहीं अकबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? किसने गठित की थी? तो यह गठित किया गया था गयास शाह के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर कहलाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जाना जाता था। शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर नहीं कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, शाह आलम द्वितीय को नहीं। तो ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर बनवाई गई थी? किस स्थान पर बनवाई गई थी? तो यह अजमेर में बनवाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अजमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी। यह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक था। यह जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी हुए हैं। इसमें जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक ऐसा सेट तैयार करवाया जिससे खगोल शास्त्र संबंधी परीक्षण में मदद मिलती थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है? तो उनके नाम के सिक्के, अपने नाम के सिक्के चलवाएं, सही है। नौसेना बोर्ड का गठन किया, ये भी सही है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, ये भी सही है। यहाँ पे जो दिया हुआ कि जर्मनी और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, तो ये गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया कौन सा गलत है। टिपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर के सिंहासन पर बैठे थे। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और इसके सिक्के पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। इन्होंने जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बने तथा अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। फ्रांस और मैसूर के प्रतीक का स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ना कि जर्मनी और मैसूर के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नानकशाही सिक्के किसने चलवाए? नानकशाही सिक्के, तो यह नानकशाही सिक्के जो चलवाया गया था यह रणजीत सिंह के द्वारा चलवाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? किसने बनाया? तो यह बनाया गया नीनू डी कुन्हा के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1529 में नीनू डी कुन्हा जो है पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की?
पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की डचों ने, तो यह किया था मछलीपट्टनम में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से हुई थी। इसे 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार दिए गए थे। डचों ने भारत में 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाने की स्थापना की। इसके अन्य कारखाने 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1645 में कारिकाल और 1663 में कोचीन आदि में खोले गए। डचों द्वारा भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यकीन मानिए जो व्याख्या बता रहे हैं आप लोगों को, इस व्याख्या को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जो ये टेस्ट सीरीज बनाई जाती है कोचिंग के द्वारा, ये टेस्ट सीरीज अच्छे से सेट की जाती है उन टॉपिक से जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के ये सारे टेस्ट सीरीज बनाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि PCS मंत्रा, ध्येय IAS, GS वर्ल्ड, इन सब की कोचिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब और जागीरदारी प्रदान की? किसने प्रदान की? तो ये जागीरदारी प्रदान की गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में भारत आया और मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा मिलने गया। जहांगीर ने उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति थी वह किस संधि से हुई? तो यह हुई है एक्सला-सैपल की संधि से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1748 में एक्सला-सैपल की संधि से हुई। इस समय यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, जो इस संधि से समाप्त हो गया। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। इस संधि से मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया था। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि एक्सला-सैपल की संधि से किसको मद्रास प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था पुनः, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक जो है यह माना जाता है लियो कॉर्टिस को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन का जनक लियो कॉर्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहा जाता है, जिसकी विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना जो हुई थी यह हुई थी भारत में पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना जो की गई थी वो प्रॉपर 1774 में हुई थी, लेकिन ये जो पहली बार प्रस्ताव आया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? किस चार्टर के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था। केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो यह कहा था लॉर्ड मिंटो ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1909 की भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन तथा पृथक मताधिकार क्षेत्रों की स्थापना की गई। इस संबंध में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई?
किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहती थी मिलाकर बनाया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे जेबी कृपलानी जो थे या प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन गोपालास्वामी अयंगर शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? कौन सा यहाँ पे संबंधित नहीं है? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत की शुरुआत जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सती प्रथा, ठगी प्रथा और नरबली का अंत जो है यह विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1833 था। बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया तथा नरबली प्रथा का अंत भी बेंटिक ने ही किया। व्यक्तिगत के सिद्धांत की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो ये हुआ है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत आगमन 1928 में हुआ था। इस समय भारत में लॉर्ड इरविन वायसराय थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के भारत शासन अधिनियम की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए की गई थी, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण इसका भारत में बाहरी विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। दूसरा कथन है, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। तीसरा कथन है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब तीसरा कथन क्यों सही नहीं है? तो ये यहाँ पे जो कहा गया है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं जबकि विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे इसलिए तीसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया जमींदार को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वर्ष 1793 में लाई गई। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया तथा कंपनी की आय को निश्चित कर दिया गया। जमींदार का कार्य किसानों से लगान की वसूली कर अपना हिस्सा रखकर शेष हिस्सा एक तय तिथि से पूर्व कंपनी के पास पहुंचा देना था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो यहाँ पे जो है 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज बागान मालिकों ने अनुबंध कर किसानों को उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो हैं यहाँ थे दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इस पुस्तक में उन्होंने भारत से ब्रिटेन हेतु धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रमेश चंद्र दत्त की जो पुस्तक है वह है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? कौन कौन से कारण यहाँ पे शामिल थे 1857 की क्रांति के लिए?
तो यहाँ पे डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और बेलेजरी की सहायक संधि, ये दोनों जो हैं यह संबंधित थे 1857 की क्रांति से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो थी ये 1857 की क्रांति के लिए नहीं, ये 1757 में जो प्लासी का युद्ध था उसके लिए जिम्मेदार थी। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं दूसरा होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रसार देश के विभिन्न भागों में हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में उसका नेतृत्व अलग अलग नेताओं के द्वारा किया गया। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि वीर कुंवर सिंह भोजपुर क्षेत्र से और खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व रुहेलखंड से किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो यह संज्ञा दिया आउटरम एवं टेलर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा, तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। सन्यासी विद्रोह के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अकाल के समय भी जबरदस्ती लगान वसूलने के विरोध में हुए इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। इसमें हिंदू मुस्लिम ने मिलकर भाग लिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंदमठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन जो हुआ था यह पंजाब में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एक आंदोलन है कुकी आंदोलन, तो वह हुआ था त्रिपुरा में, लेकिन कूका आंदोलन तो यह पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि मणिपुर क्षेत्र में कुकी विद्रोह हुआ था। मणिपुर और त्रिपुरा वाले क्षेत्र में कुकी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। तीसरा है कि इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। अब उपयुक्त में से सही कथन है, कौन सा यहाँ पे सही कथन है इनमें से? तो यहाँ पे जो सही कथन है पहला एवं दूसरा सही है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसका प्रकाशन नागपुर से होता था, तो नागपुर से ना होकर के इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था, कलकत्ता से होता था। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रतिबंध हेतु द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन के समय यह कानून वापस ले लिया गया। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजरी ने वर्ष 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? कौन सा इसमें से शामिल नहीं था? महिला शिक्षा शामिल था। शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम ये भी शामिल था। अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति ये भी शामिल था। इलाहाबाद पटना बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना ये शामिल नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था, ना कि इलाहाबाद, पटना और बनारस में। उपयुक्त अन्य सभी जो कथन है वो सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू
करने की घोषणा की गई। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था तथा आंदोलनकारियों द्वारा यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? तो यह निर्माण किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम भारतीय महिला के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी जी थे। कराची 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही है। हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? तो यहाँ पे कौन एक गर्मपंथ से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरमपंथ के नेता थे, गर्मपंथ के नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, कौन बने थे? तो ये बने थे नरेंद्र गोसाई। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अलीपुर षड्यंत्र मामला जो हुआ था 1908 में हुआ था, इसमें अरविंद घोष और वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 17 लोगों को सजा सुनाई गई थी। इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। बाद में कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस के द्वारा नरेंद्र गोसाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यह सुनाई गई थी काकोरी कांड में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड जो हुआ था यह 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इसमें टोटल 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्रेस्ट की हत्या किसने की थी? तो यह हत्या की गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जून 1897 में चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्रेस्ट की हत्या की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? कौन शामिल था? तो यहाँ पे खुदीराम बोस शामिल थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द मिस्टर कनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह किया गया अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 27 सितंबर 1925 को हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो शिव वर्मा जो थे यह नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जबकि शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बने थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद बिल्कुल सही है,
संबंधित थे इससे। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां संबंधित थे। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास संबंधित थे। जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, तो ये इससे संबंधित नहीं थे। रास बिहारी बोस का जो संबंध था यह दिल्ली षड्यंत्र केस से था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यह सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई थी। इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि काला पानी की सजा देकर उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी को लंदन में किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे इनको क्रम से लगाना है। तो कानपुर षड्यंत्र जो हुआ था यह 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में हुआ था। और मेरठ षड्यंत्र केस का जो हुआ था यह 1929 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन ये हुआ था 1934 में हुआ था। तो सबसे बाद में जो हुआ था यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और सबसे पहले आएगा 4 यानी कि कानपुर षड्यंत्र केस। फिर उसके बाद आएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन यानी कि 4-2। और फिर आएगा मेरठ षड्यंत्र केस 1। और फिर आएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो 3। तो इसका जो 4-2-1-3 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो अहरार आंदोलन जो शुरू हुआ था 1906 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एक आंदोलन चलाया। दूसरा कथन है एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पाशी और सहरेब थे। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि 1921 से 22 में अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया था, ना कि बंगाल के किसानों ने। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। दूसरा कथन है इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के नीचे हो सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो अलीपुर बम षड्यंत्र जो हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1908 में। 1908 में दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था यह हुआ था 1912 में। काकोरी ट्रेन डकैती यह हुआ था 1925 में। और चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था यह हुआ था 1930 में। और डलहौजी स्क्वायर बम कांड हुआ था 1930 में यानी कि 25 अगस्त 1930 को। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वह होगा 1 5 3 2 4। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा चंपारण, फिर उसके बाद होगा चंपारण 1917 में। फिर आएगा अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, और फिर होगा
खेड़ा सत्याग्रह और फिर रोलट सत्याग्रह। रोलट जो होगा यह 1919 में हुआ था। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा यह हो जाएगा 4 3 1 2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, तो इस अधिवेशन में क्या ऐसा हुआ था जो जिसकी वजह से महत्वपूर्ण है, तो यह कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? तो भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे केवल पहला कथन ही सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार जो थे वो थे फ्रैंक मोरसे। फ्रैंक मोरसे का जन्म 1907 में बॉम्बे में हुआ था। ये एक कैथोलिक सिविल इंजीनियर के बेटे फ्रैंक मोरे स्वतंत्रता के बाद भारत के कई प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक थे, जिनमें द इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। कथन दूसरा क्या है कि इस आंदोलन में पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वह गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं गलत क्यों है। तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली को है। इस आंदोलन का कांग्रेस सहित महात्मा गांधी ने समर्थन किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। तो दोनों कथन गलत हैं। तो दोनों कथन का हमने सही आंसर देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन दूसरा यहाँ पे असत्य है, पहला यहाँ पे सत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया है। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य जो था वह भारत में संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना था। भारतीय द्वारा इस समिति में एक भी भारतीय नागरिक न होने के कारण व्यापक स्तर के विभिन्न भागों में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष दिया हुआ, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की, बिल्कुल सही है। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया, ये भी सही है। 1907 में रास बिहारी बोस ने नहीं किया, घोष ने किया था। यहाँ पे बोस और घोष में अंतर रखिएगा। और इसी समय पे सूरत विभाजन हुआ था। 1910 में विलियम बेडरबर्न ने किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख समझौता संपन्न हुआ? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से समझौते शामिल थे? तो ये दोनों समझौते यहाँ पे शामिल थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, और कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे दूसरा कथन असत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडियन होम रूल सोसाइटी ने लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी तथा इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह असत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये पार्टी जो है एक अखबार भी निकालती थी जिसका नाम गदर था, जो कि अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में निकाला जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था?
तो ये थे हेमचंद कानूनगो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हेमचंद कानूनगो पेरिस में एक रूसी व्यक्ति के सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सन 1908 में भारत आए और कलकत्ता के मणिकल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। यहाँ पे इसका कालक्रम सारणी को व्यवस्थित करना है। तो दांडी मार्च कब हुआ था? तो 5 मार्च 1930 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 को। और मैकडोनाल्ड अवार्ड ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। और पूना पैक्ट हुआ था 25 सितंबर 1932 को। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 3 4 2। ऑप्शन ए में है 1 3 4 2, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, (1937) चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो यहाँ पे संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब, बंगाल, किसमें जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो यहाँ पे पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब और बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। उल्लेखनीय है कि 1937 में हुए 11 प्रांतों के चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों यानी कि 6 प्रांत संयुक्त प्रांत, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार में अपनी सरकार तथा 2 प्रांत असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में सहयोगी की भूमिका में रही थी में अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो यहाँ पे चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संस्था का गठन किया गया था। इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1940 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव को ही लिनलिथगो प्रस्ताव कहते हैं, इसको भी जानते रहिएगा। पहला कथन है, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य शामिल होंगे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन आ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा या प्रावधान था। तो कैसे सभी सदस्य भारतीय होते? तो आप यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया? किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के विषय में अन्य कथन, महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। पट्टाभी सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण मात्र है कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन से वार्ता के दौरान उनके मुख्य प्रवक्ता थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोगी की भूमिका में थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव
प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बलिया चित्तू पांडे, सतारा में BY चौहान नहीं थे। एक मिनट, हाँ, बलिया चित्तू पांडे, सतारा BY चौहान और तामलुक मतंगनी हजारा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तामलुक में जो मतंगनी हजारा थी ये नहीं थी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। बाकी 1 एवं 2 सुमेलित है, तीसरा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम है? CR फार्मूला 10 जुलाई 1944 को, लियाकत अली देसाई पैक्ट हुआ था अप्रैल 1945 में, और बेबल योजना जो हुआ था 14 जून 1945 को हुआ था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1945 में हुए शिमला समझौते सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1945 के शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए हिंदू महासभा इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सकी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था। दूसरा है, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी। और तीसरा कथन है कि संविधान सभा के बैठक के बात की गई थी। उपयुक्त में से सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ये बहुत पूछता है। तो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह आचार्य JB कृपलानी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत का वायसराय उस समय तो लॉर्ड माउंटबेटन, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटली थे उस टाइम में, और ब्रिटेन का जो सम्राट थे वो जॉर्ज षष्ठ थे, यानी कि जॉर्ज 6 यानी कि षष्ठम थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया था? कौन सा यहाँ पे नहीं गठित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है, पटेल रेजिमेंट नहीं गठित हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 रेजिमेंट का गठन हुआ था, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट। इसके अलावा महिलाओं का भी एक रेजिमेंट था जिसे रानी झांसी का रेजिमेंट कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खाली बिल्कुल भी मत बैठिए। जय हिंद, जय भारत।